पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी मुआशी हवाले से, आईनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो PDM की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार है और किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। और ये बहरान जो है उसको हल करने के लिए हमने आज जो तमाम हमारी जो PTI की साबिका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू हुई है। 9 मई खुद ब खुद नहीं हुआ, ये किया गया है। ये सानिया जो है ये कोई एक दिन या एक घंटे या एक मिनट में नहीं हुआ। इसके लिए कई महीनों की तैयारी और नफरत और प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों के जहनों में डाला गया। जनाब चीफ जस्टिस साहब, मैं पहली दफा आपसे अपील कर रहा हूं कि रियासत और सियासत को गंदा और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मेरी जिंदगी को खत्म करने के लिए 3 आदमियों को एंगेज किया जा रहा है। मैं मौत और हयात की इस कश्मकश में आपको बताना चाहता हूं कि मैं अल कादरा ट्रस्ट के एजेंडे के वक्त मौजूद नहीं था और मेरी शहजाद अकबर से कभी नहीं बनी। अगर आपने भी आईनी और कानूनी फैसले न किए तो ये मुल्क कहत साली, महंगाई, बेरोजगारी, इक्तसादी तबाही में आम आदमी खुदकुशी करेगा, खाना जंगी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, 6 मुकदमात में हिफाजती जमानत में तौसी के लिए इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे और अदालत ने गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी करते हुए उनकी 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है, जिसके बाद इमरान खान 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में भी पेश हुए और एहतसाब अदालत ने भी उन्हें 19 जून तक जमानती मंजूर कर ली है और उनकी जमानत को मंजूर करते हुए ये तवक्को की जा रही है कि अभी उन्हें कुछ दिन के लिए रिलीफ मिल गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम जो खुसूसी कमेटी है उसको साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे यानी कि नजम साकिब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया है। ये आज की डेवलपमेंट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत हुई। इस मौके पर गुज़िश्ता रोज की हुकूमत की जानिब से जो तहरीरी दरखास्त दायर की गई थी जिसमें उन्होंने मौजूदा बेंच पर एतराज़ उठाया था, उसके हवाले से पेशरफ्त हुई। आज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम जो 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन था जो कि हुकूमत ने तश्कील दिया था, उन्होंने ऑडियो लीक्स कमीशन का केस सुनने वाले बेंच पर तहरीरी एतराज भी उठा दिया है। आज इस केस की समाअत के दौरान मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर जो एतराज़ात उठाए गए हैं पहले उन्हें सुना जाएगा और फिर केस की समाअत होगी और उसे अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ साथ कुछ सियासी डेवलपमेंट्स भी हैं। आपके इल्म है कि तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले 3 अहम रहनुमा आज अचानक मंजर आम पर आए, जिसमें से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मौजूद थे, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी थे और साबिक MNA महमूद मौलवी थे, जो कि अचानक सामने आते हैं। अडियाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और फवाद चौधरी साहब ने इस मौके पर यह कहा, जिसका आपने कुछ हिस्सा आगाज में सुना भी है, कि अवाम को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। जबकि असद उमर, परवेज खटक, असद कैसर और अली जैदी के हवाले से उन्होंने कहा कि उनसे राब्ते में हम हैं और जो पेशरफ्त है उसके मुताबिक असद उमर साहब ने एक ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने इस किस्म के किसी भी राब्ते की वाज़े तौर पे तरदीद की है। साथ में शाह महमूद कुरैशी से कुछ देर पहले जब उनकी गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कहा कि सारे सियासी मामलात को हमने उनके साथ डिस्कस किया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या PTI के अंदर इस वक्त अमली तौर पर -1 पर काम शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो जहांगीर तरीन साहब मुतहरिक हैं तो दूसरी जानिब आज मीडिया के अंदर जो गुफ्तगू हुई है फवाद चौधरी की और दीगर रहनुमाओं की, उसने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या तरीन ग्रुप और आज की मीडिया टॉक करने वालों की मंजिल एक है या फिर कोई और ठिकाना वो तलाश कर रहे हैं, कोई और ऑल्टरनेटिव आवाम के सामने लेकर आ रहे हैं? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। साथ में मुल्क की मईशत की अगर बात की जाए तो वो रोज़ बरोज़ बुरे से बुरे हालात की तरफ बढ़ रही है। बजट की तैयारी तो जारी है मुसलसल, लेकिन IMF प्रोग्राम ताहाल तातुल का शिकार है। आम तौर पर IMF मुल्की सियासत पर कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम का हवाला देते हुए गुज़िश्ता रोज़ IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जाएगा, जिस पर रद्दअमल आया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने इस बयान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया।
दिया है। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इस मुदाखलत की ज़रूरत क्यों पेश आई है, अब तक हम मनाने में IMF को नाकाम क्यों है, और इसहाक डार साहब जो कि बड़े दावे करके आए थे, मिफ्ताह इस्माइल साहब को साइडलाइन किया था, अब तक वो IMF को राज़ी क्यों नहीं कर पाए। इन तमाम मौज़ूआत पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ पहले हिस्से में होंगे उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है हसन रज़ा पाशा साहब, आपको वेलकम कहते हैं। साथ में सीनियर वकील शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल पाशा साहब आपसे मैं करूंगा, ये जो निज़ाम इंसाफ है उस पर एक आम पाकिस्तानी को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अदम एतमाद हमेशा से रहा है। जो हमारा नंबर है हमारी अदलिया का इंसाफ की फराहमी में, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो खींचातानी चल रही है हुकूमत के दरमियान, अदलिया के दरमियान, जो ज़मानतों का मामला हो, मुकदमों के फैसलों का मामला हो या फिर बेंचों की तश्कील का मामला हो, एक तनाव की सी कैफियत है और अब तो मामला लड़ाई झगड़े तक लगता है कि पहुंचने वाला है। आप क्या समझते हैं, इसके नताइज क्या होंगे और ये नौबत आखिर आई क्यों है? देखें, पहले ये होता था कि कोई बाहर से बात होती थी, एतराज़ात होते थे, ऑब्जेक्शंस होते थे और अदम एतमाद का इज़हार होता था, तो वो इसलिए लाइट उसको लेते थे कि जिसके खिलाफ फैसला होता है वो इसी तरह करता है, वो जजेस के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ बात करता है, और जिसके हक में होता है वो यकीनन वो करता है, कहता है जी आइन का बोलबाला हो गया, कानून का बोलबाला हो गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी वो इस हवाले से है कि अदलिया के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई जो कि जिनको देखा जाए तो वो इंतहाई तशवीशनाक है। इसीलिए आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शंस वाला मैटर चला तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि फुल बेंच बना दें, और अगर फुल बेंच नहीं बनता तो एटलीस्ट फुल कोर्ट ही मीटिंग बुला लें। उससे देखें, फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब ये है कि इस वक्त 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे मिल बैठते हैं और आपस में बात करते हैं। और एक रवायत भी रही है और बड़ी अच्छी रवायत थी वो, कि हर जुडिशल साल के स्टार्ट पे जो कि सितंबर में शुरू होता है, वो फुल कोर्ट मीटिंग होती है और वो आइंदा का पूरे साल के गोल्स मुतय्यन किए जाते हैं कि क्या करना है, आला तरीन अदलिया ने क्या करना है और बाकी सबऑर्डिनेट अदलिया को क्या गोल्स देने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई, और इसी वजह से आपने देखा होगा, आप लोग भी बातें करते हैं, मीडिया वाले भी, पब्लिक से भी हमने सुना, ओ जी देखें जजेस का ये क्या काम है कि ये खत लिख रहे हैं, खत मीडिया में भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, तो उसकी वजह ये है कि कथारसिस नहीं हो पाता। आपकी बात की, क्या ये जो पोलराइजेशन अवामी सतह पे देखी जा रही है इदारों के दरमियान, क्या अदलिया के अंदर भी यही तफरीक है जो कि नुकसान पहुंचा रही है और उसका इजहार अब खुल के किया जा रहा है? जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि अदलिया के अंदर से जब आवाजें आ रही हैं, आप देखें, इसी को लेटेस्ट मिसाल ले लेते हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच बनाया, उन्होंने कमीशन पे एतराज कर दिया जी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है उनके अलावा कोई और भी तो जज हो सकता था, क्यों नहीं रखा गया, हम इनको, उन्होंने रोक दिया, स्टे दे दिया। और कमीशन की तरफ से जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी तरफ से आज इन राइटिंग आ गया कि इस बेंच में अगर चीफ जस्टिस साहब ना होते तो ज्यादा बेहतर था। उन्होंने वाज़े तौर पे ऑब्जेक्शन कर दिया। अब देखें, बात ये है, मामलात को हम ये इस एक साइड पे रखें कि क्या कमीशन ठीक बना, गलत बना, क्या उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक हुई, गलत हुई, फैसला क्या हुआ, लेकिन जो एतराज़ात वजाहत कर दें कि एतराज़ात हो रहे हैं, इनकी सिग्निफिकेंस है। की सरबराही में क्या कानूनी तौर पे ये ठीक था या उसमें लाजिम था कि चीफ जस्टिस की मुशावरत हो, उनकी अप्रूवल हो? आज देखिए, ये जो कमीशन बना है, ये बना है, एक एक्ट है, द कमीशंस of the inquiry, the Pakistan Commissions of the Inquiry Act 2017, उसकी सेक्शन 3 के तहत एक्ट बना और कमीशन बना, और पूरे एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तजवीज़ लेनी है, मशवरा करना है या उनको ऑन बोर्ड लेना है।
ठीक है। अलबत्ता रवायात ऐसी हैं कि उसमें उनको चीफ जस्टिस साहब को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। और यही बात की तरफ आता हूं, अगर थोड़ा सा मौका दे सकें, मैं शुएब शाहीन साहब का भी इसमें मौक़िफ़ शामिल करना चाहूंगा। शुएब साहब जी प्लीज, आप एग्री करेंगे कि ये सिर्फ रिवायात का मामला है, ऐसी रिवायात नहीं रही कि चीफ जस्टिस के अप्रूवल के बगैर इस नौयत के बेंचेस तश्कील दिए जाएं, या फिर कानूनी तौर पर भी कदगन थी या कानूनी तौर पर खिलाफ वर्जी हुई है कानून की? देखें, दो बातें हैं। एक तो यह है रिवायात, दूसरा एस्पेक्ट है इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट। जब आज़ाद अदलिया की हम बात करते हैं तो एग्जेक्टिव को यह अख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अदलिया के अंदर इस तरह वो इंटरफेरेंस करे और अपनी मर्जी का किसी भी जज को अपॉइंट करे और बाकी दीगर जज साहबान के मामले में वो इंक्वायरी कराना शुरू कर दे। तो लिहाजा ये आज तक पाकिस्तान का वाहिद ये कमीशन बना जो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। ज़ाहिर ये एक एस्पेक्ट है। और वैसे भी लेकिन जो रिवायत अगर अदलिया के कंडक्ट पर सवालात उठ रहे हो, निज़ाम इंसाफ पे सवालात उठ रहे हो, शकूक व शुबात हो और इस तरह की अगर ऑडियो सामने आ जाएं तो फिर उस सूरत में क्या वे आउट होना चाहिए? देखिए, मैं आपको अभी मैंने एक बात की, एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि इसमें जजेस के कंडक्ट के बारे में जब आप कमीशन बनाएंगे, क्या ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 209 है या नहीं है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा इसके अंदर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व है कि क्या ये प्राइवेसी ऑफ लाइफ है, उसके अंदर इंटरफेरेंस है। क्या फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के मुताबिक अनऑथोराइज्ड ऑडियो या वीडियो बना के उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर किसी ने अनऑथोराइज्डली बनाई है तो क्या उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है? तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, जिसके बारे में जो सवाल आपने किया है उसके बारे में गवर्नमेंट ने आज एप्लीकेशन फाइल की है, उसके ऊपर हमने जवाब देना है आबिद जुबैरी साहब की तरफ से और बाकी पटिशनर्स की तरफ से भी। अब उसके ऊपर कोर्ट ने कहा है पहले हम इसका फैसला करेंगे कि क्या इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। क्या हमें कोर्ट में बैठना है, यानी जिनके ऊपर उनका एतराज है, या नहीं बैठना? केस को सुनने से पहले हम इस एप्लीकेशन का फैसला करेंगे। ज़ाहिर ये मैटर सब जुडिस है, लेट द कोर्ट शुड डिसाइड। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं, ये बायस के मुताबिक है कि क्या इसमें उनको बैठना चाहिए। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें उन्होंने कहा है ये डिस्क्रिशन ऑफ द जज है कि वो इसको रिक्यूज करता है या नहीं करता। लेकिन मेरा ख्याल है हम उसमें तफसील में जाए बगैर, क्योंकि यही क्वेश्चन पहले डिसाइड होगा एप्लीकेशन जो आ गई है गवर्नमेंट की, और कि क्या उनको बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, उसके डिसीजन आने के बाद फिर मेरिट ऑफ द केस चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें कोई ज्यादा मैं समझना ही चाह रहा हूं, जाए बगैर जब जस्टिस साहब और बेंच ने ये कह दिया कि हम पहले इस एप्लीकेशन का फैसला करेंगे और उसके लिए हमें कहा है कि आप इनकी एप्लीकेशन का जवाब दें और नेक्स्ट वीक फिक्स कर दिए। तो मेरा ख्याल है वी शुड होप फॉर द बेस्ट के जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ज़ाहिर है वो कानून, आइन और इंसाफ के मुताबिक करेगी। और इसमें मेरा ख्याल है किसी यकीनी तौर पे हम सबको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि खुश उसलूबी से मामला हल हो। लेकिन जो एतराज़ात अभी तक सामने आ रहे हैं, जस्टिस काजी फायजी साहब ने भी एतराज़ उठा दिया तहरीरी तौर पर। उन्होंने कहा कि सुने बगैर ही कमीशन को काम से रोक दिया गया। साथ में कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा वाज़ेह है, इसमें तो यकीनी तौर पर कोई दो राय नहीं है कि अगर रिश्तेदारों से मुतल्लिक मुकदमात हो तो वो जज साहिबान उसे नहीं सुन सकते। तो यही पॉइंट उठाया गया है, यही मुद्दा उठाया गया हुकूमत की तरफ से। इस पे कोई इबाम है आपके ख्याल में? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इसमें इबाम की बात नहीं है। ये नुक्ता उठाया है ना, उसका हम जवाब देंगे राइटिंग में। अगर इसके बारे में अगर आप जहन में रखें कि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का PLD 2014 में, उन्होंने इनके एक रिलेटिव का मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये जज ने देखना है कि क्या वो इस वक्त बायस्ड है या उसको इस परसेप्शन ऑफ बायस का इंपैक्ट है या नहीं है। ये जजेस ने फैसला खुद करना होता है। दूसरा एक क्वेश्चन आया था मलिक असद वाला, लार्जर बेंच का फैसला है, उसमें भी बायस का इशू डिसाइड हुआ था। एक अकरम शेख का केस था PLD 89 में, उसमें भी ये बायस का केस डिसाइड हुआ है। तो लिहाजा ये जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले हैं उनकी रोशनी में मैंने कहा ना कि हम इसका चूंकि मेरिट ऑफ द केस को ज्यादा तफसीलात में हम नहीं जाना चाहते, हम इसका जवाब देंगे। लेट द सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड। मेरा ख्याल है इसको चूंकि सब्जुडिस मैटर है, सब्जुडिस है, बिल्कुल इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं आना चाहिए, मुनासिब होगा। लेकिन जो खींचातानी चल रही है उस पे हम मजीद गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाशा साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर इस तरह से यूँ इख्तिलाफ करेंगे तो जो आम पाकिस्तानी है उसकी जो तवक्कुआत हैं अदलिया से लेकर, उनका क्या बनेगा? देखें, मायूसी के अलावा और कोई नहीं है, और ये इतनी मायूसी हो चुकी है हमें इन हालात में कि हम ये समझने से कासर हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। मैं अभी भी आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये चाहूँगा कि ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास टाइम भी है, इस वक्त उनके पास इख्तियार भी है, वो बुला लें फुल कोर्ट मीटिंग, आपस में बैठ के सारी बातें कर लें। चूँकि मुझे जो खदशा है वो ये है कि सितंबर में उनकी रिटायरमेंट हो रही है, और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए भी ये मसाइल अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। तो ये फॉर इनडेफिनिट पीरियड ये सूरत हाल बरकरार रहनी इस इदारे के लिए नुकसानदेह है, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारे के लिए नुकसानदेह है तो फिर ये मुल्क के लिए भी इक्वली नुकसानदेह है, और जो हम बतौर वकील हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको मुनासिब नहीं समझते, और अभी भी अगर इस मामले को इस तरह टैकल कर लें तो ये ज़्यादा। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बड़े ज़ीरक इंसान हैं, बड़े फ़राख दिल हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी नेमतों से नवाजा है, कन्विंसिंग पावर है, और ये कर सकते हैं, मुमकिन है, नामुमकिनात में नहीं है। अच्छा, एग्री करेंगे आप शोएब शाहीन साहब के नामुमकिनात में से नहीं है, उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने रिटायरमेंट से पहले, ताकि ये जो गलत फहमियाँ हैं ये दूर हो सकें, इंसाफ की फराहमी का जो मामला है वो शफाफ अंदाज में होता हुआ नज़र भी आए। साथ में मैं आपका ये भी इस पर भी कमेंट चाहूँगा, ये जो आज फवाद चौधरी साहब और दीगर रहनुमाओं ने 3 घंटे तक अडियाला जेल में मुलाकात की है, क्या ये कानूनी तौर पर कोई आम पाकिस्तानी इस तरह से मिल सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि चीफ जस्टिस साहब बड़े नरम दिल और बड़े काइंड हार्टेड इंसान हैं और बड़े ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट आदमी है। ये मैं पाशा साहब से एग्री करता हूँ। तो उनको चाहिए आपस में बैठ के, अगर कोई तकसीम है तो कोई छोटी मोटी इख्तलाफात हैं, जो बातें हैं, उनको रिजॉल्व करें, आपस में बैठें, इश्यूज़ को ख़त्म होने चाहिए। अदलिया की इज़्ज़त व वक़ार इसमें है कि अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है तो वो बंद कमरे में होना चाहिए। आप जजमेंट के ज़रिए बिल्कुल एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कीजिए, वो इंटेलेक्चुअल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है, उसके नतीजे में अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन अगर कोई तकसीम है और जो कि पब्लिकली नज़र आए तो वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती। जो आज आपने बात की फवाद चौधरी साहब की, आज से 1 हफ्ता पहले तो उन्होंने ये हुक्म दिया था, अपना फरमान जारी किया था कि मैंने सियासत छोड़ दी है। जी हाँ। तो बज़ाहिर तो ये लगता था कि वो अभी किसी सियासी पार्टी में भी शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो तो आज 3 घंटे जाकर मुलाकात करते हैं। पाशा साहब भी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम नहीं जा सकते 3 घंटे किसी ये क्या लग क्या रहा है आपको? और आपका तज्जिया क्या है? किसी का कोई पैगाम लेकर वो वहां पर पहुंचे? बात ये है कि ये जिनके कहने पे वो गए हैं, जो एजेंडा लेकर गए हैं, जो वो सियासी तोड़फोड़ के लिए वो ये सारी साजिशें हो रही हैं, मेरा ख्याल है उसका वन ऑफ दी एक एजेंडा आइटम था जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ उनको भेजा गया। तो अगर ये देखें, मैं ये कहता हूँ कि सियासी अमल सियासी तरीके से हल होना चाहिए। सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, कोई पार्टियां इस तरीके से ख़त्म भी नहीं होती। चंद लोगों के जाने से, चंद लोगों के आने से, अगर आप माजी में जरोकू में देखें तो 1950s से हमारे मुख्तदर हल्के और तबके यही करते आ रहे हैं, और माजी में यही सिलसिला जारी रहा। आप 50s में देखें, 60s में फातिमा जिन्ना को हराया गया, शेख मुजीबुर रहमान को कहा गया वो गद्दार है, फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एलिमिनेट किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, फिर वापस बेनज़ीर आई और बड़ी ज़्यादा फोर्स के साथ आई, फिर मोहम्मद खान जुनीजो को इजाद किया गया, उसके बतन से मुस्लिम लीग नून पैदा की गई। मुस्लिम लीग नून जब पॉपुलर हो गई तो उसको तोड़ के PMLQ बनाएगी, PMLQ के साथ पैट्रियाट्स का तड़का लगाया गया। फिर इस तरह चलते चलते आज PTI को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये हाइब्रिड निज़ाम को जब तक आप इसको
नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से नहीं चलने देंगे। अगर पिछले साल ये पीटीआई की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल करने दिया जाता तो यकीनन ये नजर आ रहा था कि अगली हुकूमत बहरहाल पीडीएम के या जो लोग थे वो उनकी आनी थी, बाजार ये लग रहा था। लेकिन ये जो मोस्ट पॉपुलैरिटी दी है ये इन लोगों ने 1 साल में वक्त से पहले उनको निकाल के, आज भी अगर आप जितने बंदे भी ले जाएं क्या फर्क पड़ेगा। कल असद उमर जिसने सारे ओहदे छोड़े हैं उसने खुद कहा है कि वोट इमरान खान का है। देखिए इस वक्त वो फेडरेशन की अलामत है, ये कंसेंसस है कि सबसे मकबूल पार्टी है इस वक्त पीटीआई, और पीटीआई मीन्स इमरान खान। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो खान साहब से भी मिसकैलकुलेशन हुई है जिसके नताइज कितना सादा सामने आ रहे हैं। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुएब शाहीन साहब, आप दोनों की तशरीह का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर हम इश्यूज़ पे अपने दीगर मेहमानों के साथ बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में, और डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब माहिर मईशत हैं। इन दोनों से हम जानेंगे कि इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है इनकी राय क्या है। आमिर साहब पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज फवाद चौधरी साहब, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और मौलवी महमूद साहब ये अचानक मंजर आम पर आते हैं, और हैरानकुन बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से सियासत से किनारा कशी इख्तियार की थी, उन्होंने कहा था कि मैं सियासत से ब्रेक लेने जा रहा हूँ, ये वापसी अचानक कैसे हो जाती है, और वो आकर बयान देते हैं कि जी 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये क्या ब्रेक खत्म हो गई है या किसी का पैगाम लेकर आए थे वो, 3 घंटे तवील उनको मुलाकात की इजाजत भी मिल गई? बात सिंपल सी है कि इमरान खान के अलावा सियासत करनी ही नहीं, और जब ये तय हुआ था कि 16 मई की रात को जब अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब ये गाड़ी से उतर के निकल के गए थे दौड़ते, तो फिर पता चल गया था कि इन्होंने पैगाम को समझ लिया है। और फिर आमिर कियानी, वो भी सियासत को खैराबाद कह गए थे, मिलने वो भी आए थे, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं खड़े हुए। इमरान इस्माइल थे, महमूद मौलवी थे, कोई पार्टी छोड़ रहा था, कोई पार्टी सियासत अलग कर रहा था, लेकिन एक तय हो रहा था कि इमरान खान से हट के बात करनी है। तो शाह महमूद कुरैशी के साथ भी जाहिर है फिर मीटिंग हुई है, उनसे बात सुनी गई है, समझी गई है। चूंकि एक अलग से पार्टी तो बननी है, एक तो ग्रुप बनना है कि या तो वो विद इन दी तहरीक इंसाफ कोई नए नाम के साथ आएंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन अपनी जगह पर तोल रहे हैं, अलीम खान तोल रहे हैं, क्या ये लोग पीपल्स पार्टी में जाएंगे, क्या ये लोग अपना कोई नया ग्रुप बनाएंगे, धड़ा बनाएंगे, तो इनसे ये बात होनी नहीं है। तो कोशिश इनकी यही होगी कि इमरान खान की सियासत से हट के वो जितने स्टालवर्ड्स इस पीटीआई में शामिल हैं कि वो अपनी जगह कोई रास्ता बना ले। क्योंकि ये तनकीद जो आज कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान पे फवाद चौधरी ने उस दिन बात कर दी थी कि जी मैं नहीं कह रहा, लेकिन हमें आज उन्होंने एक तासुर ये दिया कि जैसे वर्करों को इमरान खान ने तना छोड़ दिया, और ये जो लीडर्स हैं ये अब वर्कर्स को बचाने आ रहे हैं। ज़ाहिर है उन्होंने तो मलबा इमरान ने तो डाल ही वर्कर्स पे दिया है, अपने आप को साइड लाइन करते हुए कि मुझे क्या पता। साथ कहते हैं कि मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो फिर ज़ाहिर है मेरे वर्कर और कहाँ जाएंगे। रेंजर्स को उन्होंने फौज का नाम दे दिया। वो उस वक्त मुतालबा नवाज शरीफ के लिए करते थे यही वाला कि जी पहले इसे नायल नहीं करना, इसे जेल में डालो वरना मैं इलेक्शन नहीं जीतूंगा। ये जो खब्त सवार है ना कि जी बस अब इमरान ही जीतेगा, ये जरा टूटेगा समझना चाहिए लोगों को कि फिर उन्होंने टक्कर स्टेट से बराह रास्त ली है, तो जवाब भी बराह। साहब आपको दमखम नजर आ रहा है, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप हो या फिर आज जिस तरह से ये मुलाकात हुई है 3 घंटे की, क्या आपको लगता है कि इनकी पॉपुलैरिटी या इनका जो बयानिया इतना मजबूत हो जाएगा, खान साहब को वो नुकसान पहुंचा सके या टेक ओवर कर सके पार्टी को? देखिए खान साहब ने क्या सारी सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ना है, पता नहीं वो लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे। अभी तो अदालतों के फैसले होने हैं, आने हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो नजर आ रहा है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इमरान खान साहब का इंतखाबी सियासत में कोई बड़ा किरदार रहने दिया जाएगा, वो नहीं रहेगा। अब आप देखें कि इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में खुद दरखास्त दायर की, उसमें कहा कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने नाअहल करवाया, सजा दिलवाई, यानी अदलिया को कह रहे हैं कि तुम लोगों के हाथों से फौज ने उस वक्त नाअहल कराया था। वो इल्जाम जो बाजवा साहब ने लगाया और ये तरदीद करते फिर रहे थे कि जी इमरान की ख्वाहिश थी कि हर सूरत में नवाज शरीफ को जेल में डाला जाए, तो मकाफात अमल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो टक्कर वहां जाके ली है खुद। वो तो कह रहे थे कि 5 मोअज़्ज़िज़ लोगों ने मुझे नाअहल किया। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ जीटी रोड पे गए थे तो उन्होंने कोई फौज का नाम नहीं लिया था। उन्होंने जब आर्मी चीफ का उस वक्त के और DGISI के उस वक्त का नाम गुजरांवाला में पहली दफा लिया कि वो जिस भी प्रोग्राम को तय करके लंदन गए थे वो पूरा नहीं हो सका था, और उसकी जिद भी इमरान खान ने की थी। वो
बिल्कुल ही घबरा गए कि ये तो क्या हुआ, नवाज शरीफ तो एकदम जाके बड़े ठीक ठाक चढ़ गए और परेशानी होगी और जो तयशुदा मामला थे वो सारे जीरो हो गए। अब इमरान खान साहब को तड़प भी इसी बात की है, गुस्सा भी इस बात का और समझ भी इसी बात की है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और 9 मई वाला काम करके उन्होंने अपना हर वो खिलाड़ी एक्सपोज कर दिया है जो पसे पर्दा रह के ये सामने होके उनके लिए खेल रहा था, और वो जिस भी इदारे में था वो सारे के सारे अब सामने आ गए। 9 महीने किसी की कोई चीज छुपी नहीं रहने दी। मसला जो है ना, अगर आपको लेना है कि इलेक्शन में कौन कहाँ खड़ा होगा, वो होगी मईशत के वो कैसे संभाल सकेंगे नहीं संभाल सकेंगे, ये अगला क्वेश्चन होगा। लेकिन इमरान को कट टू साइज कर दिया गया है और मजीद किया जाएगा। लेकिन ये जो जिम्मेदारी वो डाल रहे हैं, आज भी जो इंटरव्यू दिया उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को, वो कहते हैं कि ये सारा किया धरा पार्टी के रहनुमाओं का और कारकुनान का है, मैं इसमें बरी ज़िम्मा हूँ। तो आपको लगता है कि इससे उनकी पॉपुलैरिटी मजीद नुकसान पहुंचेगा उसे? नहीं, वो तो रोटी को चोची कहते हैं ना इमरान खान, तो इसलिए वो कह सकते हैं। क्योंकि वो जब सुबह निकले थे 9 मई की लाहौर जाते हुए, तो उन्होंने क्या कहा था, ये मुल्क श्रीलंका, मतलब मैसेज देके जा रहे थे ISPR साहिब आपको मैं बता रहा हूँ। उनका मुखातिब भी फौज थी। और फिर उनके लोगों ने कहाँ जाके अटैक किए, उन्हें कोई लिबर्टी नजर नहीं आया, उन्हें अपारा चौक नजर नहीं आया, उन्हें कहीं पे नजर नहीं आया सिवाय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के, ISI के ऑफिसेज के। तो उनका मुकाबला फिर किससे उन्होंने बनाया? उन्होंने फौज को पार्टी 1 साल से बनाया हुआ था। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह मुझे वो पुरानी मोहब्बत मिल जाए। वो लड़ भी उन्हीं से रहे थे और चाह भी ये रहे थे कि मुझे संभाल लें, मुझे दोबारा अपनी गोद में ले लें। उन्होंने फैसला किया कि हमने बड़ी गलती की है, हम पीछे हट रहे हैं। वाजे तौर पे वो वाजे कहते रहे, इमरान खान उनको मीर जाफर, मीर सादिक कहते रहे, और आखिर में अटैक भी अपने लोगों से वहीं पे कराया और अब उन लोगों को तनहा छोड़ दिया जिनको संभालने का तासुर आज फवाद चौधरी ने, जो कह रहे थे कि मैं सियासत से भी खैर आबाद हो रहा हूँ, वो जाके मिले हैं कि शाह महमूद कुरैशी से। उन लोगों, कुछ लोगों का ख्याल है कि शाह महमूद हों, परवेज खटक हों, असद कैसर हों, कि ये वो एलिमेंट है जिनके साथ रह के सियासत इस मुल्क में की जा सकती है, और वो भी तहरीक इंसाफ के नाम। यानी कि राणा साहब, लग रहा है कि एक और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। 70 साल एक्सपेरिमेंट ही होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके कामयाबी के तनासुब कितने हैं, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। फरूख साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो सारे इकदाम थे, महंगाई करके देख ली, इसाक डार साहब को ला के देख लिया, डॉलर को 300 से ऊपर भी जाने के बावजूद महंगाई पे, मईशत पे काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है मौजूदा हुकूमत। मामला रुकेगा कहाँ पे और IMF को कैसे राजी किया जाए फिर? जी, 2-3 सवाल इकट्ठे कर डाले हैं आपने। पहले तो इस वक्त जो मईशत का हाल है, अगर 3 इशारे आप सामने रख लें। पहला इशारा आया है कि डीजल की जो कंजम्पशन है वो लगभग 50% डाउन है। इसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल ट्रैफिक है, चाहे वो कराची पोर्ट से अप कंट्री आ रही हो, लाहौर फैसलाबाद की तरफ चल रही हो, उसमें 50% कमी आ गई है। या कमर्शियल ट्रैफिक जो फार्म टू मार्केट कहते हैं वो भी कम हो गई है। ये बहुत ही बुरा और गहरा एक इशारिया है मईशत के हवाले से। दूसरा जो है वो चलता आ रहा है, जो महंगाई है, खासतौर पे जो खुराक की कीमतों की महंगाई आई है, लगभग 50% पे जा रही है, जिसका मतलब ये है कि गुर्बत बड़ी तेजी से बढ़ रही। और फिर एक बड़ा अजीब सा इशारिया आया है कि बिजली की प्रोडक्शन जो है वो 23% डाउन है। उसका मतलब ये है कि जो मईशत का पहिया है वो बड़ी रुक रहा है। तो ये तो इशारे सामने आ गए, हमें पता चल गया कि मईशत का इस वक्त क्या हाल। जो बैरूनी सेक्टर है, ये रवा माली साल जो है, इसमें तो हुकूमत हमें बता रही है कि जून की 30 तारीख तक जो अदायगियां हैं लगभग 3.7 अरब डॉलर की, खजाने में 4 अरब से ज्यादा पड़ा है, तो शायद जून 30 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अगला माली साल है उसमें जो अदायगियों की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, जो जिसको हम कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, वो 41.8 अरब डॉलर की है। इसका मतलब ये है कि मेरे ज़हन में तो IMF के अलावा और कोई मुतबादिल नहीं है। आप समझते हैं कि IMF के बगैर बजट देना मुमकिन नहीं होगा हुकूमत के लिए? नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ जून 30 से बाद की। जो 41.8 अरब डॉलर की अदायगियां हैं वो IMF के बगैर नहीं हो सकता। है कि हुकूमत का प्लान ये है कि वो एक सियासी बजट पेश करे। अगर वो IMF के साथ जाते हैं तो IMF एक सियासी बजट उनको पेश नहीं करने देगी, वो एक माशी बजट कहेगी कि आप सामने लेके आए। तो एक वो बड़ा नेचुरल सा, कुदरती सा टकराव सामने आ गया है IMF के और हुकूमत के दरमियान। हुकूमत देख रही है कि शायद इलेक्शन आने वाले हैं,
उनको एक इलेक्शन का बजट देना है, और IMF चाहेगी कि बजट ऐसा आए जो माशी हकायक की बुनियाद पे हो। तो एक टकराव सामने आ रहा है। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों हो गया है फरूख सलीम साहब? ये हमने देखा है कि माजी के अंदर भी ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने अदायगियों के अंदर ही मामला ख़राब किए हों। क्या ये हमारी कुछ पिछले 1-2 साल के अंदर पॉलिसीज़ थी या जो एग्रीमेंट्स हमने किए थे IMF के साथ, उसके ऊपर अमल दरामद का ना होना है कि अभी तक हम उन्हें राज़ी नहीं कर पा रहे या हमें कर्जे की अगली किस्त नहीं मिल पा रही? देखिए, IMF और पाकिस्तान के जो करंट एग्रीमेंट है वो तो 2019 में हुआ था, जब साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत थी। शराइत सारी पुरानी है। उनके ऊपर मसला ये आता है कि हमारी जो सियासी हुकूमत आती है वो माशी फैसले भी करती है सियासी बुनियादों के ऊपर। आप अगर याद कीजिए कि फरवरी की शायद वो 28 तारीख थी सन 2022, जब साबिक वजीर आजम साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने 10 रुपए की सब्सिडी पेट्रोल और डीजल के ऊपर ऐलान कर दिया। वो प्योरली एक सियासी फैसला था, जबकि उनकी अपनी हुकूमत जो है वो IMF से वादा कर चुकी थी, मुआहदा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। तो सियासी फैसला था, उसका माशी नुकसान उठाना पड़ा, और जो 24 करोड़ पाकिस्तानी है उनको उसकी माशी कीमत चुकानी पड़ी। यानी कि IMF का अदम एतमाद है जिसके बायस अभी तक मामला सेटल नहीं हो और पाकिस्तान जो है उसके गिर्द घेरा बहरानों का मजीद बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राना साहब, आपसे सवाल है कि इस बार जो तजुर्बा होने जा रहा है सियासी तौर पे, आपको कामयाबी के तनासुब इसमें कितना दिखाई दे रहा है? साथ में इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि जो IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत को मशवरा दिया है और तवक्को का इजहार किया कि आइन और कानून पर अमल किया जाएगा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई IMF को? देखें, IMF इस वक्त फरूख सलीम साहब अपने माशी तौर पे बेहतर तबसरा कर रहे थे, मुझे उस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन IMF बहरहाल अमेरिका के दबाव में काम कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर इतनी प्रायर कंडीशंस लगाई हैं जो पहले कभी नहीं लगाई गई, और पाकिस्तान ने वो पूरी की। इसके बावजूद पुरस्कार तौर पे वो कभी ना कभी कोई ना कोई बात कर देते हैं। आज फिर उसका जवाब भी दिया गया कि अंदरूनी मामलात में मदाखलत न सिर्फ IMF कर रहा है बल्कि ये उनके मैंडेट से तजावुज़ है। अब वो बात ये है कि अमेरिका हमारा चीन की तरफ जाना, रशिया के ब्लॉक की तरफ जाना, फिर चीन का पूरा अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस आ रहा है, सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती कराई है, और हम बीच में फंसे हैं इस तरह कि हम क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे कि भाई ठीक है, अगर IMF को खुदा हाफिज करना है और आपको चाइना के साथ चलना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी एलीट क्लास को पसंद नहीं है, जिसमें हुक्मरान अशराफिया जिसको कह लें, लेकिन उसके अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ की भी अशराफिया शामिल है। वो डबल चाह रहे होते हैं कि इधर से भी कुछ बन जाए, लेकिन अब आपको किसी एक तरफ लगना है, क्योंकि जो फरूख सलीम साहब कह रहे हैं कि जून तक का तो हो जाएगा, मेरे ख्याल में चूंकि इलेक्शन तो होने हैं और उसके अलावा कोई हल भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगला मसला एक्चुअल पेमेंट का अप्रैल 2024 से जून 2024 तक की पेमेंट्स का है। उससे पहले का तो सऊदी अरब रोल ओवर कर दे, चाइना रोल ओवर कर दे, तो हमारा काम चल जाएगा किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये वो चलना इस तरह है जिस तरह अब हम सिसक के चल रहे हैं कि आम आदमी को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अब IMF का जो लोग कहते हैं कि जी $1 अरब के पीछे इतने फिर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि उसके साथ पूरी दुनिया के जो डोनर्स हैं या कर्जे देने वाले हैं वो सारे उसी NOC से मुंसलिक हो जाते हैं। और डार साहब ने जो आके जोश खिताबत दिखाया था वो भी गले पड़ गया हमारे सबके कि जी देखिए ये हुआ वो हुआ। बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से आखिरी कोशिश एक इस बजट से पहले वजीर आजम ने जो कॉल की है MD IMF को और उनकी तरफ से आया, और बजट ज़ाहिर है हमारा उनसे कुछ छुपा हुआ भी नहीं है और बताया भी जाता है। जो 30 रुपए का तकरीबन गैप नज़र आ रहा है उनकी उसके ऊपर बड़ी नज़र है इंटर बैंक की और ओपन डॉलर की, उसके लिए कोई बातचीत हो रही है। अब बहरहाल कोई पॉलिटिकल फैसला को सऊदी अरब हमारे लिए कहीं से अमेरिका के साथ मैनेज करा ले, कुछ कर ले, लेकिन IMF टेक्निकली हमें कोई रास्ता देने को तैयार नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रेशर और बढ़ा रहे हैं कि गवर्नमेंट पहले प्रेशर में है, इनको और दबा लें, और यहाँ पे उस प्रेशर का नतीजा सिर्फ आम आदमी की जिंदगी को मजीद मुश्किल करना है और कुछ भी नहीं है। कीमत आपको और मुझे फरूख सलीम साहब अदा करनी होगी, और क्या लगता है कि उसी तरह जिस तरह अमेरिका पहले डूमोर करता रहा, IMF भी उसी पॉलिसी पर अमल कर रहा है? देखिए, IMF हमें कहता है कि आप बजट का खसारा कम करें। क्या बजट का खसारा कम करना हमारे अपने मुफाद में नहीं है? IMF हमें ये कहता है कि आप ओपन मार्केट को इजाजत दें कि वो रुपए और डॉलर की जो रियल वैल्यू है उसकी डिटर्मिनेशन ओपन मार्केट में हो। आप मसनूई तरीके से रुपए को या रुपए की कदर को मसनूई तरीके से मजबूत ना करें।
क्या ये हमारे अपने मुफाद में नहीं है? IMF ये कहता है कि जो आप 500 अरब रुपए का सालाना बिजली के शोबे में खसारा कर देते हैं, उस खसारे को कम करें। क्या ये हमारे अपने मुफाद में नहीं है? मुझे कोई एक ऐसी चीज बता दें जो IMF कह रहा है कि आपके लिए करना लाजमी है, क्या वो पाकिस्तान के अपने मुफाद में है या नहीं है? लेकिन फारूक साहब, कानून और आइन पे अमल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कहना, ये आपको नहीं लगता कि उनके मैंडेट में शामिल नहीं है? देखिए, और क्या माजी में कोई इस तरह की मिसाल मिलती है? जी, आप जरा इसको गौर से समझिए कि वो क्या कह रहा है। एक उधार देने वाला इदारा है जो उधार वसूल करने वाले को ये कह रहा है कि खुदाया अपने अंदर कुछ इस्तेहकाम पैदा करो। क्या सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में लाना पाकिस्तान के मुफाद में है या नहीं है? इसको इस अंदाज से देखें। क्या उसके मैंडेट में है या नहीं है? कतन नहीं है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर इस्तेहकाम आ जाए, पॉलिटिकल इस्तेहकाम आ जाए पाकिस्तान के अंदर, तो आप 24 करोड़ पाकिस्तानियों की नजर से देखिए कि क्या वो पाकिस्तानियों के लिए फायदेमंद है या नहीं। देखिए, आजकल की सियासत और मईशत का एक बड़ा ठीक है, फारूक साहब, आपका पॉइंट आ गया। जाते जाते आमिर साहब, एग्री करेंगे आप फारूक साहब की बात से? कोई हर्ष नहीं है इसमें अगर कह दिया IMF ने? देखें, जब वो ये बातें बज़ाहिर बड़ी अच्छी हैं और ठीक भी हैं कि ज़ाहिर हमें खसारा भी पूरा कम करना चाहिए, चीज़ों को भी एतदाल में लाना होगा, लेकिन वो साथ जो हर वो चीज़ वो कराता है कि जिससे महंगाई बढ़ती है, रियायत देने के लिए कोई रास्ता, ठीक है, उन्होंने अपना कर्ज और सूद वसूल करना है, लेकिन जब उनको ये पता है कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, इस वक्त ना अवाम काबिल है, ना हुकूमत काबिल है, तो रास्ता तो बहरहाल देना पड़ेगा और हमें निकालना होगा, फिर ही कोई जाके बात बनेगी। IMF के साथ हम रहते हैं, हम दुनिया के साथ रहते हैं, हम उससे हटते हैं, हम फंसते हैं और हम फंस गए हैं, और उसके अंदर जाहिर है कि हमारी जो कमजोरियां हैं वो तो मौजूद हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत प्रायर कंडीशंस हमने मानी भी हैं और रास्ता हमें मिलना चाहिए, ये पाकिस्तान का इतना हक जरूर है। बिल्कुल, अच्छा लगे या बुरा लगे, बहैसियत पाकिस्तानी हमारा खून खोले अगर कोई हमें डिक्टेट करे, इसके बावजूद हमें उनकी शराइत माननी पड़ेंगी, क्योंकि अभी हमें IMF की ज़रूरत है। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर इलियास राना साहब, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।